आदाब नाजरीन, मैं ज़ुहैब अंबर निशब की तरफ से आज इंटरव्यू क्यों करूँगा डॉक्टर नासिर अमरोही साहब का, जो कि हमारे शहर अमरोहा की और हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत और एक उभरते हुए शायर हैं। एक शायर होने के कबल डॉक्टर नासिर अमरोही साहब उर्दू अदब में जो खिदमात पेश कर रहे हैं, जो इनकी खिदमात उर्दू अदब में हमारे डॉक्टर साहब जो उर्दू अदब में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं, उसी के बारे में इनसे आज बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब मैं आपका निशब पे खैर मकदम करता हूँ और आगाज़ इस प्रोग्राम का। तो जो कि इंटरव्यूज़ की रिवायत रही है, सबसे पहले शायर की शख्सियत के बारे में बात की है, शायर की के बारे में बात करना चाहूँगा आपकी अभी खिदमत के बारे में। और क्योंकि निशब ने मैंने तय यही किया है कि आपका जो इंटरव्यू होगा वो आप उर्दू अदब की कर रहे हैं खिदमत, उसके ऊपर है। सबसे पहले मैं निशब का शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें बहुत मुबारकबाद पे करता हूँ कि ये जो सिलसिला आपने इंटरव्यू का शुरू किया है, इस सिलसिले के दूसरे एपिसोड के लिए आपने मैं इंतखाब किया, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। और दूसरी और खुशी की बात यह है कि अमरोहा से ही एक नौजवान शायर ज़ुहैब अंबर मेरे साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, तो हम यकीन के साथ कह सकते हैं इंशाल्लाह ये गुफ्तगू बहुत उम्दा होने वाली है। बेशक। जैसा कि देखिए आपने सवाल किया, तो मैं चाहता ये हूँ कि कुछ इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में मैं आपको बताऊँ। देखिए, इंसान जिस माशरे में आँखें खोलता है, जिस माशरे में होश संभालता है, उस मुआशरे की जो तरबियत होती है वो इंसान की ज़िंदगी पर असरात मुरतब करती है। बेशक। और वो तमाम तरबियत और वो तमाम माहौल ये तय करता है कि आने वाली ज़िंदगी इंसान की कैसी होने जा रही है। हमारे साथ मामला ये हुआ कि जब हमने अपने घर पर आंखें खोली, जब होश संभाला, तो हमारे ख़ानदान में, हमारे घर में तालीम का कोई बहुत ज़्यादा रिवाज न था और बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग भी नहीं थे, सरकारी मुलाजमत में भी लोग नहीं थे, अपना कारोबार वगैरह किया करते थे। लेकिन वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह उनको शेरी ज़ौक़ है और बड़ा अच्छा शेरी ज़ौक़ है जी। और वो इस शेरी ज़ौक़ की वजह से ही बचपन में जब मैं 7-8 साल का था, मुझे हाथ पकड़ के अमरोहा में, आप तो जानते हैं कि मुसलसल नशस्तें यहाँ होती रहती है, एक बड़ा कदीम रिवायत है, बहुत खूबसूरत माहौल नशस्तों का है। तो नशस्तों में वो मुझे ले जाते थे और वहाँ मैं वालिद साहब के साथ मुशायरा होते हुए देखता था, शायरी होते हुए देखता, दाद देते हुए देखता था। और वहाँ उस ज़माने में मुझे आज भी याद है कि सीनियर शोरा में बिस्मिल कुरैशी, मुश्ताक बछरायूनी, नाजिम संबली साहब जैसे लोगों को हमने सुना। और आज एक अमरोहा में एक बड़ा सीनियर नाम है नौशा अमरोही साहब का, मुझे अच्छी तरह याद है, वो उस वक्त नौजवान शायर कह के बुलाए जाते थे, नौशा साहब। तो वो ज़माना था। वहाँ से फिर शायरी में एक दिलचस्पी सी पैदा हुई जब हमने शायरी को सुना। दूसरी चीज़ एक बड़ी अहम, जब हमने होश संभाला तो हमारे घर कौमी आवाज़ उर्दू का अखबार आता था जिसमें गज़लें आती थी। हमारे यहाँ कुल्लियात शकील बदायूनी रखी हुई थी। हमारे यहाँ राहत इंदौरी के बड़े भाई नूर इंदौरी साहब का शेरी मजमुआ रखा हुआ था। हमारे यहाँ उर्दू नात के बहुत बड़े शायर हज़रत रऊफ़ साहब का शेरी मजमुआ लखलक़ाए महामिद रखा हुआ था। तो मैं किताबों के अलावा, स्कूल की पढ़ाई के अलावा उस सबको देखता रहता था। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक शायरी का ज़ौक़ मेरे अंदर पैदा होता आपकी बात पता करके पूछना चाहता हूँ मैं, और हमारे नाजरीन भी जानना चाहेंगे इस बात को कि जो आपका ये उर्दू अदब किताबें जो आपके घर पे मौजूद थी, उनको पढ़ने का सिलसिला रहता था, वो किस क्लास में, किस उम्र में आपका ये सिलसिला? मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं 4थे या 5वें क्लास में मौजूद था, 4थे-5वीं क्लास में पढ़ता था। और उसकी एक पूरा मेरे पास मुकम्मल सबूत ये है कि मेरा एक दोस्त जो मेरे साथ 5वीं क्लास तक पढ़ा है, वो मुझे अब कभी मिलता है तो मुझे बताता है कि यार बचपन में तुम अपने नाम के ऊपर एक निशान लगाया करते थे। तो मैं पूछता था भाई ये निशान क्यों लगाते हो? तो तुम कहते थे कि ये शायर लोग अपने नाम के ऊपर लगाते हैं। तो इसका मतलब ये 4थे या 5वें क्लास की बात रही होगी जब मैं शौक़ में अपने नाम के ऊपर तखल्लुस का निशान लगाने लगा था। तो वहाँ से एक ये समझ लीजिए कि एक बच्चे के अंदर शायर बनने की एक तमन्ना जाग उठी थी 4थे या 5वें क्लास में। या मेरी जो बातचीत थी वो इसी के साथ थी कि ये वो निशान जो था आपका, वो निशान है आज हमारे अमरोहा का निशान डॉक्टर नासिर अमरोही। वो ये मुसाफ़ी का शहर है अमरोहा, ये जौनेलिया का शहर अमरोहा है। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हम अपने बच्चों को बताएंगे कि ये डॉक्टर नासिर अमरोही का भी अमरोहा है, क्योंकि इस वक्त में डॉक्टर नासिर अमरोही उस मुकाम पे हैं कि अमरोहा
जॉन एलिया के बाद अगर पहचाना जाता है तो डॉक्टर नासिर देखिए अमरोही के अमरोहा के नाम ये सिर्फ आपकी मोहब्बत में कह सकता हूँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहरहाल तालिब इल्म हूँ और मुझसे जहाँ तक हो सकता है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे नाम के आगे अमरोही लगा हुआ है तो मैं अपने शहर की लाज रख सकूँ, और जो खिदमत, चाहे वो शहरी खिदमत हो चाहे वो अदबी खिदमत हो, मैं जो भी कर सकता हूँ, बेहतर कर सकता हूँ, वो मैं करने की कोशिश कर जी रहा हूँ। डॉक्टर साहब, उसके बाद आप ये बताएं कि आपका जो स्कूलिंग के बाद से अब आपने उर्दू में पीएचडी की, तो पीएचडी तक का सफ़र, उसके बाद आपके उस्ताद कौन रहे शायरी में, आपने किससे उस शायरी की देखिए बारीकी सीखी? 5 क्लास के बाद अमरोहा के एक बड़े मशहूर कॉलेज के इंटर कॉलेज में हमारा दाखिला हो गया, और वहाँ भी पढ़ाई बड़ी अच्छी हुआ करती थी। उर्दू अंग्रेज़ी ये दोनों मज़ामीन में मुझे ख़ास दिलचस्पी थी, और मैथ और साइंस के हालात इतने ख़राब थे मैं बयान नहीं कर सकता। बहरहाल उर्दू और अंग्रेज़ी को हमने बहुत अच्छी तरह पढ़ा। अब उर्दू में आप समझ सकते हैं कि सिलेबस में खूब होती है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त हम इंटर कर रहे थे, और इंटर में हमारे जो हिंदी के टीचर थे उन्होंने हमें बताया कि एक डिग्री पीएचडी, और पीएचडी में एक किताब लिखनी पड़ती है, जो उस वक्त उन्होंने अल्फाज हमसे कहे। अब वो उसे रिसर्च तहकीकी मकाला या ये सब तो बाद में कहा जाएगा। उन्होंने हमें बताया कि किताब लिखनी पड़ती है एक, हाँ, हमारे जहन के हिसाब से कि एक किताब लिखनी पड़ती है और आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। तो यहाँ से अब हम साइंस और मैथ वाले आदमी तो थे नहीं, हम डॉक्टर तो बन नहीं सकते थे, लेकिन हमारे जहन में ये बात आई कि बगैर मेडिकल लाइन के भी डॉक्टर बना जा सकता है पीएचडी के ज़रिए। तो मैं उस वक्त इंटर कर रहा था गालिबन, कि दिल में फिर एक ये चीज़ पैदा हो गई कि हमें पीएचडी करनी है, हमें डॉक्टर बनना है। उसके बाद इंटर हमने किया, इंटर के बाद जेएस हिंदू डिग्री कॉलेज से हमने एमए किया, वो बीए किया, और बीए के फाइनल में हमारे पास इंग्लिश और उर्दू 2 मज़ामीन थे। अब उसके बाद एमए के लिए हम जाते हैं, सबसे पहले हम एमए के लिए अप्लाई करते हैं एएमयू में और जामिया में, और इत्तेफाक से दोनों जगह सिलेक्शन हो जाता है। हम एएमयू को परीक्षा डाल के जामिया चले जाते हैं, जामिया में एडमिशन ले लेते हैं। लेकिन ये अफसोस कहिए या ये मेरा नसीब कहिए कि जामिया में 2-3 दिन रहने के बाद ही जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरे वालिद साहब वहाँ जाने से मेरे नाराज़ हैं, और वो नहीं जाना चाहते थे कि मैं वहाँ जाऊँ। बस मैंने जब उनकी नाराज़गी देखी तो उसी वक्त चंद सेकंडों में ये फ़ैसला किया, और अगले दिन जाकर जामिया से अपना एडमिशन कैंसिल करा दिया, और महाराजा हरीशचंद्र कॉलेज मुरादाबाद में फिर मुझे एक कोशिश करके, क्योंकि अगस्त का महीना हो चुका था, एडमिशन मिल गया। तो वहाँ से हमने एमए उर्दू किया। लेकिन हाई स्कूल के बाद हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि हमें आगे क्या करना है। बच्चों का नॉर्मली ये होता है कि वो ये पूछते हैं कि हाई स्कूल के बाद क्या करें, इंटर करके पूछते हैं अब क्या करें, बीए करके पूछते हैं मतलब आपके पास हमें शुरू से एकदम साफ हमारा शुरू से टारगेट था कि हमें पीएचडी करनी है, हमें डॉक्टर बनना है। और उस मामले में भी अल्लाह की तरफ से इतनी आसानियाँ रही कि 2008 में मेरा हुआ और मैंने अपना कॉलेज टॉप किया था 72% से। 2009 में मेरा इनरोलमेंट हो गया रॉयल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए। नासिर काज़मी हयात और अदबी खिदमत मेरा उन्वान तय हो गया, और 2009 में ही यूजीसी का रेगुलेशन आ गया कि पीएचडी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं। आप यकीन जानिएगा, मेरे साथ के कुछ लोग जिनके एडमिशन नहीं हुए, आज तक भी उनमें से कुछ लोगों के एडमिशन पीएचडी में नहीं हो पाए। 2009 में एडमिशन हुआ, 2014 में यानी पूरे 5 साल में अपनी थीसिस सबमिट करके 2016 में डॉक्टरेट हमें अवार्ड हो गई। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पे कहा जा सकता है कि डॉक्टर नासिर अमरोहवी को नासिर अमरोहवी शायर बनाने में जो साथ मिला वो इनके फैमिली बैकग्राउंड के साथ साथ डॉक्टर साहब की किस्मत ने भी बड़ा साथ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और किस्मत ने इनका ऐसा साथ दिया कि इनके लिए सारी राह हमवार होती चली गई। देखिए 2003 से जो शायरी का एक सफ़र शुरू होता है, शायरी तो हम पढ़ते आए थे और बेबहर जैसे तैसे मिसरे, हमें तो कुछ मालूम नहीं था क्या होता है। 2003 से ये सफ़र बाकायदगी के साथ शुरू होता है, और वो 2003 एक बड़ा अजीब ज़माना था। ग्रेजुएशन के पहले साल का ज़माना था और उम्र भी तकरीबन 18-19 साल थी। वो बड़ा अजीब ज़माना होता है, मतलब किसी भी एतबार से कहा जाए तो वो एक बड़ा अहम ज़माना होता है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा जो कोचिंग सेंटर जिसमें हम पढ़ते थे, हम 3-4 दोस्त वहाँ बैठे हुए थे कि मेरे एक दोस्त ने एक शेर सुनाया, और शेर ये था कि मैंने हर चीज़ को नफ़रत से लगा दी ठोकर, एक तेरा दर्द है सीने से लगा रखा है। ये इस तरह से कोई शेर था। उसने जब ये शेर पढ़ा तो मैं इस शेर पर थोड़ी देर खामोश रहा, और उसके बाद अचानक से मैंने एक मतला कहा, और वो मतला आप सुन लीजिए। मतला ये था कि तूने पैरों को जो मेहंदी से सजा रखा है, मैंने भी राह में पलकों को बिछा रखा है। वो मेरी ज़िंदगी का बाकायदा पहला शेर था।
मतला और फिर वो मुकम्मल गज़ल भी थी। उस गज़ल का मकता भी मुझे अभी तक याद है कि ख़त्म कर सिलसिलाए शिकवा शिकायत नासिर, बस के खामोश हो इस बात में क्या रखा है। ये मेरी पहली गज़ल थी 2003 की। इस हिसाब से मुझे 17 साल शेर कहते हुए हो चुके हैं। 2003 से 2008 तक 5 साल खुद ही कहता रहा, किसी से ना इस्लाह ली, को उस्ताद बनाया, कुछ नहीं। 2008 में मेरा एक दोस्त मुझे कॉल करता है कि यार ज़िला बिजनौर में एक छोटी सी जगह में मुशायरा है और वो वहीं का रहने वाला था और मैं जानता हूँ कि तुम शेर कहते हो, तुम इस मुशायरे में आओ। हमने कहा हमने तो कोई मुशायरा आज तक पढ़ा भी नहीं और ना हमने अपनी शायरी किसी को दिखाई, ना कभी किसी से इस्लाह ली। बोला भी मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें आना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर साहब 2003 में जो आपने अपना मतला कहा, लेकिन वो तो पूरी तरीके से ठोक बजाया हुआ था बिना उस्ताद के। मतलब देखिए आप ये तो अताई शायर एक तरीके से, मैं 5 साल आप अताई शायर है उस्ताद ये तो एक समझिए कि बस नसीब की बात थी। तो जब 2008 में मेरे सामने, ये नसीब के साथ साथ डॉक्टर साहब अमरोहा की पानी और मिट्टी देखिए की भी बिल्कुल बात इसमें है। कोई शक नहीं, क्योंकि मैं बचपन से बहुत पहले से मैं शायरी पढ़ता आया था, तो कहीं ना कहीं उसका भी बहुत बड़ा हाथ है। बेशक। फिर जब 2008 में मेरे सामने ये मार्का था कि मुझे मुशायरे में जाकर गज़ल पढ़नी है, तो अमरोहा में एक सीनियर उस्ताद हुआ करते थे, हज़रत सैफ़ी अमरोही मरहूम जी, मिर्ज़ा ज़ुबैर इब्न सैफ़ी, एक बड़ा नाम है अमरोहा का। इनके उनके वालिद वालिद मोहतरम और अल्लामा रऊफ़ अमरोही साहब के बेटे एक उस्ताद शायर थे, ज़ुबैर इब्न सैफ़ी साहब। वो मेरी मस्जिद में जुमा पढ़ने आते थे। मैंने एक दिन जुमे की नमाज़ के बाद उनके सब खिदमत में रख दिया कि हज़रत मैं शेर कहता हूँ। वो बड़े खुश हुए और मैं चाहता हूँ कि आप इस्लाह कर दिया करें। उन्होंने कहा भाई आइएगा आप। बहरहाल मैं उनके घर चला गया। तो 2008 से मैंने शरफ़ तलम्मुज़ हासिल किया हज़रत सैफ़ी अमरोही साहब का और उनसे मैं इस्लाह लेने लगा। 2008 से 2011 तक मैं सैफ़ी साहब से इस्लाह लेता रहा, लेकिन 2011 में सैफ़ी साहब इस कदर बीमार हो गए कि अब वो मुझे पहचानते भी नहीं थे। गुफ्तगू करते थे और बहुत देर बाद पूछते थे कि तुम कौन हो। तो फिर मुझे लगने लगा कि अब आपसे इस्लाह लेना मुनासिब नहीं, आपको शायरी सुनाना मुनासिब नहीं है। और आखिर हुआ ये कि 2012 में उनका इंतकाल हो गया। तो इस तरह से मेरे पहले उस्ताद हज़रत सैफ़ी अमरोही 2008 से लेकर 2012 तक मैं उनके ज़ेर साया रहा। फिर 2012 में जब उनका इंतकाल हो गया तो हज़रत अमीन आलम राबिन अमरोही, उनका शुमार अमरोहा के इक़बालियात के मशहूर शायरों में होता है, इस्लाही शायरी है। 2012 में मैं उनके पास चला गया और कुछ साल मैं उनसे इस्लाह लेता रहा। लेकिन क्योंकि वो इस्लाही शायर हैं, इक़बाल के दिलदादा हैं और उनकी मुझसे यही तवक्कात थी कि मैं इक़बाल वाली शायरी करूं, मैं इस्लाही शायरी करूं, जो मेरे बस की बात नहीं थी। क्योंकि मैं तो गज़ल का शायर था, मैं रुमानी शायर था। वो कहते थे कि ये गज़ल ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, रुमान ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया, म्यूज़िक ने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, इन्हें छोड़ो, इस्लाह की तरफ आओ, ऐसी शायरी करो जो इस्लाह पसंद हो, ऐसी शायरी करो जैसे अल्लामा इक़बाल किया करते थे। तो मैंने फिर जब मुझे लगा कि अमीन आलम राबिन साहब से मेरा मिजाज नहीं मिल रहा, तो मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया। और फिर उसके बाद कई साल तक बस मैं और मेरा जो कुछ जहन में आता था वही सब मैं कहता रहा, चाहे वो नात हो चाहे वो मनक़बत हो। और इसी बीच में आपने अपनी पीएचडी कंप्लीट कर दी। पीएचडी 2016 में कंप्लीट हो गई। अब एक और मार का आता है आगे। जब 2016 में पीएचडी कंप्लीट हो गई तो 2017 में मैंने अपना शेरी मजमुआ तरतीब देना शुरू किया, चंद बहुत ख़ास दोस्तों के इसरार पर। मैं इस काबिल नहीं समझता था अपने आप को, लेकिन मेरे बहुत ख़ास दोस्त थे, वो चाहते थे कि मेरा शेरी मजमुआ आ जाए। तो 2017 में जब शेरी मजमुआ तरतीब दिया तो 160 गज़लें 260 गज़लें मेरे पास थी। अब 260 गज़लों में शेरी मजमुआ तरतीब मुझे देना था। आप यकीन जानिए मैंने 160 गज़लें रिजेक्ट की। इब्तिदाई ज़माना 2003 से 2017 14 साल से शेर कहता आ रहा था। 160 गज़लें रिजेक्ट करने के बाद 100 गज़लें मैंने सेलेक्ट की और वो 100 गज़लें 6 नज़में, एक नात और एक हमद, वो आँखों में चुभते ख्वाब शेरी मजमुआ उर्दू का, जो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के माली ताउन से शाया हुआ है 2019 दिसंबर में, वो मंजर आम पर आ गया। अब वहाँ पर शेरी, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, ये आँखों में चुभते ख्वाब, ये आपका जो शेरी मजमुआ है, आपकी तीसरी किताब आई थी? ये चौथी किताब है। इससे पहले 2 नज़री किताबें 2015 में फरंग नवेसी पर। फरंग नवेसी बड़ा खुश्क मौजू होता है और हर कसो नाकस उस पर हाथ भी नहीं डालना चाहता। ये हिंदुस्तान की जानी मानी साइट रेख्ता जो उर्दू मेरी जो ई बुक में जी बिल्कुल, जो मेरी दूसरी वाली किताब है नासिर काज़मी हयात और अदबी खिदमात, ये उर्दू चैनल वेबसाइट पर भी मौजूद है और ये रेख्ता पर भी मौजूद है। और जो शेरी मजमुआ है उर्दू का आँखों में चुभते ख्वाब,
वो लॉकडाउन की वजह से अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन वो भी रेख्ता जा चुका है, अनकरीब वो भी उस पर मौजूद होगा। तो जब 2017 में हम शेरी मजमुआ तरतीब दे रहे थे तो अब ख्याल आया कि यार अगर ये मजमुआ मंजर आम पर आया और इसमें कोई कमी रह गई तो बड़ा मामला ख़राब हो जाएगा जी। तो हमने सोचा कि किसी न किसी को दिखा लेना चाहिए। तो अमरोहा में एक बड़ा जाना माना नाम है, उर्दू हो, अरबी हो, फ़ारसी हो, इल्म अरूज हो, इल्म शायरी हो, अल्लामा जुनैद अकरम फ़ारूक़ी साहब। बेशक बेशक। मैंने उनकी खिदमत में जाकर मजमुआ रख दिया कि मेरा मजमुआ आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि आप नज़र षानी करें। बड़ी खंदा पेशानी के साथ उन्होंने मेरी दरख्वास्त कबूल की, बहुत खुश हुए और चंद ही दिनों में उन्होंने मजमुआ नज़र षानी के बाद मुझे दे दिया। अच्छा, जब नज़र षानी वो कर रहे थे तो जहाँ कुछ गलती होती थी उसे टिक कर लिया करते थे और मुझे फ़ोन कर दिया करते थे कि आप आ जाओ, फिर मुझे बताते थे कि ये गलती है और फिर मैं वहीं बैठकर उस गलती को सुधारता था जब वो ओके कर देते। तो इस तरह 2017 में ये मुसव्विदा बन के उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी चला गया, काफ़ी टाइम वहाँ पढ़ा रहा और दिसंबर 2017 में ये अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में 2 साल बाद तकरीबन ये मजमुआ मंजर आम पर आ गया। तो ये मेरी चौथी किताब है। इससे पहले आप तो मौजूद थे, 14 दिसंबर को रेख्ता में हमने मैं और तुम, जो कि देवनागरी का शेरी मजमुआ है, पहली किताब वो पहला शेरी मजमुआ देवनागरी में था और उर्दू का पहला शेरी मजमुआ आंखों में चुपते ख्वाब है, जो मेरी चौथी किताब है। इसके अलावा 2 और किताबों पर इस वक्त काम चल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में वो भी आपके सामने होंगी। डॉक्टर साहब, आपकी जो किताब है मैं और तुम, आपने जिस वक्त उसका इनॉग्रेशन किया था रेख्ता में, तो उस वक्त मैं वहाँ मौजूद था और आपने उस पर एक छोटी सी स्पीच भी दी थी। आपने उस किताब, मेरे पास उसके एडिशन मेरे पास मौजूद है, उस किताब में आपने जो उसका इंतसाब है अपने शहर अमरोहा और जॉन एलिया के नाम किया है। बिल्कुल, देखिए मैं और तुम का कोई ख़ास वजह मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को बताएं। देखिए मेरा जो जॉन एलिया का जो मामला है वो तो बस क्या है कि कुछ चीज़ें लफ्ज़ों में बयान नहीं होती, और अमरोहा पिछले कुछ चंद सालों में, 7-8 सालों में पिछले, अमरोहा को जो मकबूलियत जॉन एलिया के नाम की वजह से हासिल हुआ है, एक्चुअली सोशल मीडिया देखिए ये दौर अभी तो आया, पिछले 7-8 सालों में ये दौर ज़्यादा अहम है। आज सारी दुनिया का इंसान जब हमसे रब्ता करता है और हम उसे बताते हैं कि हम अमरोहा से, तो कहता है जॉन एलिया का अमरोहा, तो मैं कहता हूँ भाई मेरा घर जॉन एलिया के घर से चंद मिनटों की दूरी पर है। तो मुझसे एक शख्स, यकीन जानिएगा अफ़गानिस्तान का एक शख्स मुझसे कह रहा था कि मैंने जॉन एलिया को पढ़ने के लिए उर्दू सीखी, और जब मैंने उसे बताया कि मेरा घर जॉन एलिया के घर से चंद मिनटों की दूरी पर है, तो वो कह रहा है कि तुम कितने खुशनसीब हो, मेरा दिल चाहता है कि मैं इंडिया आऊँ, अमरोहा आऊँ, जॉन एलिया के घर जाऊँ और दीवारों से मिलकर दहाड़े मार मार कर रहा हूँ। ये दीवानगी जॉन एलिया को लेकर। तो जब मैं अपना मजमुआ तरतीब दे रहा था तो हमारे पब्लिशर ने कहा कि साहब इंतसाब की लाइन लिख के भेजिए, आपको किसके नाम इंतसाब करना है। मैं सोचने लगा किसके नाम इंतसाब करूँ, क्योंकि उर्दू शेरी मजमुए का इंतसाब मेरी एहलिया के नाम था, नासिर काज़मी वाली किताब का इंतसाब मेरे वालिदैन के नाम था, बच्चों के लिए मैंने सोच रखा है कि कोई बच्चों के लिए किताब लाएंगे, उसका इंतजाम बच्चों के नाम करेंगे। बच्चों के लिए आप किताब लाएंगे, ये शायद आप अपने बच्चों के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप बच्चों के लिए किताबें ला चुके हैं, मुझे इस बात का भी इल्म है। जी, वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाई जाती है आपकी किताबें, मुझे वो जो किताबें हैं वो ब्लू बर्ड जो एक पब्लिकेशन है जी, दर्जा 1 से लेकर दर्जा 8 तक के लिए टेक्स्ट बुक की पूरी एक सीरीज़ है, 8 किताबें हैं, और वो सीबीएसई पैटर्न पर चलने वाले स्कूल जो कि कुछ यूपी में और कुछ दिल्ली में भी हैं, उनमें वो किताबें पढ़ाई जाती हैं। और मुझे बहुत बाद में पता चला कि वो किताबें सीबीएसई पैटर्न स्कूल में लगी हुई हैं, मुझे मालूम नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि बच्चों के नाम इंतसाब उस किताब का करेंगे जो बच्चों के लिए आएगी। एक किताब मैंने सोची हुई है, आओ बच्चों सुनो कहानी के नाम से, उसमें बच्चों के लिए सबक आमोज कहानियाँ होंगी। तो अब मैं सोचने लगा कि यार हिंदी की देवनागरी की किताब है, इसका इंतसाब किसके नाम किया जाए। तो हमारे देवनागरी वालों में जॉन एलिया बड़े मशहूर हैं और जॉन एलिया के साथ अमरोहा बड़ा मशहूर है। तो चंद मिनटों में मैंने तय किया कि इसका इंतसाब जो होगा वो जॉन एलिया और जॉन एलिया के शहर अमरोहा के नाम होगा। और वहाँ इंतसाब के सफ़े पर एक शेर भी मैंने लिखा है कि इल्म हुनर का मरकज़ है और शहर है जॉन नासिर का, जब तक चांद सितारे चमके अमरोहा आबाद रहे। ये उसका इंतसाब है। बेशक। तो डॉक्टर साहब, अभी आप बातों में बता रहे थे कि बच्चों के लिए एक किताब मैं निकालूंगा कि आओ बच्चों सुनो कहानी। तो डॉक्टर साहब, नसरी आपका जो मामला है, वो जो आपकी नसरी खिदमात हैं, आप तो उर्दू में काफ़ी वक्त से देते आ रहे हैं। अच्छा, मैं नाज़रीन को बताना चाहूँगा, डॉक्टर नासिर अमरोही साहब ने एक नई शुरुआत की है, 50 लफ्ज़ों की कहानी। तो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए जो आप शुरू करेंगे किताब के आओ बच्चों सुनो कहानी, तो उम्मीद है कि वो 50 से 100 लफ्ज़ों की छोटी छोटी कहानियाँ सबक आमोज होंगी, जिससे बच्चे न बोर होंगे, क्योंकि ये टिकटॉक का ज़माना है, हर आदमी को 15 से 30 सेकंड में ज़माना इतनी तेज़ी के साथ बदला है और आजकल वक्त की बड़ी कमी है।
इतनी मोटी मोटी दास्तानें लिखी जाती थी, लोग पढ़ते थे। ज़माना बदला, नावल लिखा जाने लगा। ज़माना और बदला, नावलेट लिखा जाने लगा। ज़माना और बदला, अफसाना आ गया, और बदला अफसानचा आ गया, और आज हद ये है कि 25 लफ्ज़ों की कहानी आ गई। नासिरियत। तो अब हम क्या है, बच्चों के लिए जो कहानियाँ लिखी आएंगी उनमें अगर अल्फाज को हम तय भी ना करें कि कितने होंगे, लेकिन वो मिनी कहानियाँ, एक एक दो दो सफ़े पर बहुत आसान ज़बान में। अच्छा, वो कौन सी कहानी होंगी जो हम अपने बच्चों को खुद बैठ के सुनाते हैं, उनके जहनी में को ध्यान में रखते हुए उन कहानियों की शक्ल दे दें। तो जहाँ तक मेरी नस्ल खिदमत का मामला है, तो डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी की मेरे सुपरवाइज़र हैं और वो बाबाए फ़रहंग कहलाते हैं। उनकी फ़रहंग नवीसी पर मेरी किताब डॉक्टर शरीफ अहमद कुरैशी बहैसियत फ़रहंग नवीस, इसमें बहुत से लोगों के फ़रहंग नवीसी से मुताल्लिक़ मज़ामीन थे और एक मेरा बड़ा ज़ख़ीम मज़मून था। ये किताब 2015 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की जो एक दूसरी कमेटी है, फ़खरुद्दीन अली अहमद मेमोरियल कमेटी, उसके पैसे से शाया हुई। उसके बाद जो मेरी थीसिस थी पीएचडी की, नासिर काज़मी हयात और अदबी खिदमात, ये उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के पैसे से 2016 में शाया हुई। नासिर हैं जी, और आपने जो पीएचडी का मौजू चुना वो भी नासिर नासिर काज़मी काज़मी साहब थे। तो ये नाम का कोई मामला देखिए, रहा ये या मैंने कोई मोहब्बत? मुकद्दमे में भी ये बात लिखी है। अक्सर लोग मुझसे ये बात पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका सवाल जवाब हाँ भी है और ना भी है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको अपने हमनाम लोग सिर्फ इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो आपके हमनाम हैं। अच्छा, फिर जब मैंने नासिर काज़मी को पढ़ा तो उनकी शायरी मुझे बहुत पसंद आई और उनका सबसे पहला शेर जो मैंने पढ़ा था, और ये भी तकरीबन 2003 की बात है, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया। मैं इस शेर को पढ़ के नासिर काज़मी का दीवाना हो गया कि यार क्या शायर है। उसके बाद 2009 में जब मेरे सामने कुछ उन्वान रखे गए, इत्तेफाक ये था कि आपको टारगेट 2003 में मिल चुका था कि आपको पहले इंटर क्लास में टारगेट मिला कि पीएचडी करनी है, फिर 2003 में आपको टारगेट मिल गया कि डॉक्टर नासिर काज़मी पर करनी है। नहीं, ये नहीं सोचा था नासिर काज़मी पर करनी। 2003 में हमें ये तय हो गया, ये लगने लगा था कि हमें नासिर काज़मी बहुत पसंद है। लेकिन 2008 में हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में शोबा उर्दू के सदर डॉक्टर आरिफ हुसैन खान ने पीएचडी के लिए मेरे सामने 3 टॉपिक रखे। उनमें तीनों में आखिरी टॉपिक जो था वो नासिर काज़मी था। बस मैंने फ़ौरन कहा कि साहब मैं नासिर काज़मी पर काम, क्योंकि वो 2003 का शेर, क्योंकि वो वहाँ उसी वक्त वो जहन में मेरे शेर आ गया। लेकिन नासिर काज़मी को चुनना तो बड़ा आसान था, लेकिन काम करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हिंदुस्तान में उन पर बराए नाम तहक़ीक़ हुई थी। पाकिस्तान से और दूसरी जगहों से बड़ी मुश्किल से कुछ मवाद मिल पाया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, बड़ा एहसान है कि 5 साल की मेहनत में वो एक ज़ख़ीम तहक़ीक़ी मक़ाला शाया हुआ। और मुझे हैरानी उसी बात की होती है और खुशी भी होती है कि जब एएमयू के एक सीनियर प्रोफेसर मौला बख्श मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि नासिर काज़मी पर तुम्हारा तहक़ीक़ी मक़ाला देखा, बहुत अच्छा काम किया है, उस वक्त मुझे लगा कि मेरी शायद मेहनत वसूल हो गई। तो डॉक्टर साहब, नाज़रीन को ये भी बताएं कि आपका जो इसके क़ब्ल जो छोटे छोटे आपके काम चलते रहते हैं, आप जो छोटी छोटी खिदमात उर्दू को करते रहते हैं, जैसे आपने एक तहकीक लिखी थी अहमद फराज साहब पर, रिसर्च पेपर्स तो बहुत से आपके परवाज़ एक लंदन से शाया होता है, लंदन से परवाज़ निकलता है। जी, उसमें भी आपका ये देखिए, हिंदुस्तान के अलावा पाकिस्तान, लंदन और अमेरिका, यहाँ पर तहक़ीक़ी मक़ाले शाया हो चुके हैं और वो तहक़ीक़ी मक़ाले सब गज़ल के बड़े अहम शायरों पर हैं, जिनमें नासिर काज़मी पर कई मक़ाले हैं, अहमद फराज, जॉन एलिया, मुनीर नियाज़ी और परवीन शाकिर। अल्लामा इकबाल पर भी एक मक़ाला जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एक निकलता है किताबनुमा, उसमें शाया हो चुका है। और उसमें मैंने अल्लामा इकबाल की एक बड़ी नई चीज़ तलाश की थी, और वो था कि अल्लामा इकबाल की शायरी में आज़ादी निस्वां का मगरिबी फ़रेब, अंग्रेज़ों ने औरत को आज़ाद करने के नाम पर जो फ़रेब दिया है, मैंने उसका पोल उसमें खोला था और वो बहुत पसंद किया गया था। जी, और बाकी आपका जो अमरोहा के साथ जुड़ाव है और आप जॉब करते हैं, तो कभी इस तरीके की दिक्कत पेश आती है कि आपकी जॉब, उसके साथ फैमिली और इतनी मेहनत, रातों का जागना, देखिए अमरोहा का तो मामला ये है कि समझ लीजिए कि अमरोहा तो लहू बनकर रगों में दौड़ता है, हमारे सीधी सी बात है। और मैंने दुआ की है अल्लाह से कि मुझे इस शहर से हिजरत ना करनी पड़े। नासिर काज़मी ने अपने मंजूम ड्रामे सुर की छाया में हिजरत को लिखा है कड़वे नीम की टहनी, क्योंकि नासिर काज़मी ने भी हिजरत की थी और हिजरत का बड़ा दर्द उनके सीने में था। डॉक्टर जमशेद कमाल अमरोहा के बड़े मशहूर शायर हैं, उनका एक शेर है, मैं अक्सर उस शेर को गुनगुनाता हूँ
वो कहते हैं कि कर्ब ऐसा कि रसूलों ने भी महसूस किया, हाय हाय। कर्ब ऐसा कि रसूलों ने भी महसूस किया। तुमने आसान समझ रखा है हिजरत करना। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मुझे अमरोहा से हिजरत ना करनी पड़े, ये कड़वे नीम की टहनी मुझे न चुननी पड़े। लेकिन अगर यही नसीब है, यही मुकद्दर है, आगे जाने के लिए अमरोहा छोड़ना पड़ सकता है, तो मैं इसी में भी राज़ी हूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरी जॉब भले ही अमरोहा में है और मैंने ये सोच रखा है कि जब तक मुरादाबाद में मेरी मुलाजमत है, जब तक भी मुलाजमत है, रोज़ आऊँगा, रोज़ जाऊँगा, सफ़र की मशक्क़तें उठाऊँगा, लेकिन अमरोहा नहीं छोड़ूंगा। अमरोहा नहीं छोड़ूंगा। नाज़रीन, डॉक्टर नासिर साहब क्या अमरोहा से जुड़े हुए जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से अमरोहा का एक आम मज़दूर भी कभी ये नहीं चाहता कि अमरोहा से वो जाए, क्योंकि अमरोहा की एक बड़ी मशहूर कहावत है और उसको डॉक्टर कुमार विश्वास जी ने जिस वक्त ऑनलाइन अपने एक प्रोग्राम में अमरोहा की तारीफ़ करते हुए बयान किया था कि अमरोहा शहर तख्त है, एक रोटी दो वक्त है, गुजरा यहाँ की सख्त है, जो छोड़े वो कम वक्त है। छोड़े वो कम वक्त है। तो डॉक्टर नासिर अमरोही फिलहाल वक्त नहीं होना चाहिए। क्यों डॉक्टर? देखिए, हमारे यहाँ अमरोहा से लगाव की एक मिसाल ये है कि जब दिल्ली रहने वाले या बाहर रहने वाले लोग ईद बकरीद पर अमरोहा आते हैं और वो सोच के आते हैं कि 3 दिन के लिए रहेंगे, तो वो 3 दिन कब 6 दिन और 8 दिन में बदल जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। और वो रोज़ ही सोचते हैं यार कल जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे। अमरोहा अपने रहने वालों से ऐसी मोहब्बत करता है और वो लोग भी अमरोहा से ऐसी मोहब्बत करते हैं कि मैं डॉक्टर साहब छोड़ा आपकी नहीं जा बात को सकता। बढ़ाते हुए एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है जो मेरे पड़ोस में रहता है, और बड़े मज़ेदार किस्सा यूँ है कि वो पिछली बार ईद के मौके पर मेरे ख्याल से जब 15 रमज़ान से और 20 रमज़ान के बीच में वो घर आए और उनके घर पर कुछ छोटा मोटा काम रेस्टोरेशन का चल रहा था, तो उन्होंने कहा भाई मैं ये काम करवा के जाऊँगा। अच्छा, वो जॉब करते हैं औरंगाबाद गुजरात में, तो वो रेस्टोरेशन का काम ऐसा छिड़ा कि उन्होंने कहा भाई अब मकान में असल में एक दीवार थी जिसमें उन्हें एक दर निकलवाना था, और उन्होंने वो दीवार को जब मजदूर से तुड़वाया तो दीवार के साथ साथ आधी छत नीचे आ गई। वो सिर पकड़ के बैठे, बोले साहब तो ये सब पूरा कराऊंगा। उन्होंने ऑफिस से छुट्टी ली 3 महीने की, और ये पिछली ईद की बात है। आप यकीन माने कि ये लॉकडाउन से पहले और होते होते उनकी बहानेबाजियाँ सिर्फ बॉस से ये रहती हैं कि भाई मेरे मकान में ये है और मेरे मकान में वो। आप यकीन माने उनके मकान में पुताई भी हो चुकी है और वो अभी तक अमरोहा से वापस अमरोहा वाले लोग मैंने खुद देखा है कि यहाँ आते हैं, बड़ी खुशी से आते हैं, लेकिन मजबूर होके जाते हैं, बड़ा भारी दिल लेके जाते हैं। अमरोहा छोड़े नहीं छोड़ता उन लोगों से। इस दर्द को तो जॉन ने बड़ा अच्छे से बयान जॉन एलिया का एक खासा ये है कि बान जो नदी है, आप जानते हैं कि कांट रोड पे बहती है और अब तो सूख चुकी है। हम लोगों ने बान को जॉन एलिया से जाना है, हम नहीं जानते थे बान। जब जॉन एलिया अपनी शायरी में जिक्र करते हैं कि इस समंदर पर तशना काम हूँ मैं, बान तुम अब भी बह रही, इस तरह की शायरी। डॉक्टर साहब, आपने एक बार मुझे याद है हम लोग एक मशायरे के लिए साथ में जा रहे थे और जॉन एलिया पे जब बात छिड़ी थी तो आपने जॉन का एक शेर सुनाया था मुझे कि रिश्ता मेरा अलिफ बे से अब कोई भी नहीं, अमरोहा अलविदा सोए बान अलविदा। तो आपने उसके साथ साथ मुझे इसके बारे में बड़ा उम्दा वो किया था, उसका बड़ा अच्छा खुलासा आपने किया था, शायद आपके जहन में नहीं है, मैं नाज़रीन को बताता चलूँ। डॉक्टर साहब ने बताया मुझे कि जॉन साहब ने जब ये शेर कहा था हिजरत से पहले तो अपने घर के आंगन में बैठ के किसी वक्त कहा था, और जॉन के किसी रिश्तेदार ने शायद आपको ये शेर सुनाया था। तो इसमें जॉन एलिया के ऊपर एक मामला ये है कि आप ये देखें जॉन की सोच के रिश्ता मेरा अलिफ बे से अब कोई भी नहीं। मुझे शेर का एग्जैक्ट वर्ड्स याद नहीं है, मैं आपको इसी तरीके से बताऊँ, लेकिन अलिफ बे का क्या ज़बरदस्त इस्तेमाल जॉन एलिया ने कि अलिफ और बे, अलिफ बे में जहाँ एक तरफ इशारा है कि उर्दू अदब से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा, क्योंकि मेरा जो आबाई घर है, जो मेरा घोंसला है वो मुझसे बिछड़ा है, लेकिन साथ साथ अलिफ बे से अमरोहा और बान भी है। अमरोहा और बान भी है, अब भी है, अब भी है। बिल्कुल, वो अमरोहा और बान उसमें छुपा हुआ है। बेशक। तो डॉक्टर साहब, आपने तो जॉन एलिया पे भी काफ़ी काम किया। जॉन एलिया पर बाकायदा रिसर्च पेपर है और जॉन एलिया को पढ़ा भी है, उसके बारे में बात भी करते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है शायद नाज़रीन हमारे इस वक्त बोर होने लगे होंगे थोड़ी बातचीत से, तो मैं चाहता हूँ आपकी एक गज़ल अपनी कोई पेश करें, और उस गज़ल में मैं बता रहा था आपसे कि अभी मैं नाज़रीन को बता रहा था कि एक बार हमारा एक सफ़र था साथ का, उसमें आपने एक बड़ी उम्दा रदीफ़ वाली गज़ल सुनाई कि तोड़ डालूँ, मरोड़ डालूँ, निचोड़ डालूँ, मतलब ऐसे इस्तेमाल आम तौर पर जदीद शायरी में, और जदीद शायरी रिवायती शायरी के साथ हो, उसके अंदर ये मिक्सर या मिक्सअप कहें उसे, और उसके साथ साथ ऐसी अजीब व गरीब काफिया, ओढ़ का काफिया जिसकी आवाज़ ओढ़ पे हो,
तो मैं चाहूँगा कि आप वो गज़ल हमारे नाज़रीन को इस वक्त सुनाएं। हाँ, वो मुझे अच्छी तरह याद है। हम नजीबाबाद जा रहे थे जी जी, हम नजीबाबाद जा रहे और थे। आपके अलावा और बहुत से शायर मेरे साथ शादाब हमारे जावेद साथ उस वक्त शादाब जावेद लखनऊ शादाब से जावेद लखनऊ और से थे, हाशिर सैफी थे, हाशिर सैफी, सुल्तान सुल्तान मंसूरी, मंसूरी। ये लोग हमारे साथ मौजूद थे। जी, जी, मुझे जी। याद आ गया। बहरहाल तो वो एक गज़ल, अच्छा वो इत्तेफाक से गज़ल मेरे पास लिखी हुई भी नहीं है, चंद और शेर उसके जो हाँ आपको मुझे याद जो हो। याद आ जाए तो वो शेर कुछ मतलब ये था उसका कि शाह, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि चांद तारे उखाड़ डालूं। उखाड़ डालूं। इसमें उखाड़, पछाड़, लताड़ ये काफ़िए जी, थे जी, और जी। इन काफ़ियों को मुझे बनाने में कितनी परेशानी हुई है मैं जानता हूँ। कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि हाँ नहीं, वो देखिए अब आ गया, मुझे सही मतलब याद आ गया। मैं तंग आकर ये सोचता हूँ कि चांद तारे उखाड़ डालूं। हाँ, मैं तंग आकर ये सोचता हूँ कि चांद तारे उखाड़ डालूं और आसमां की ये नीली चादर बस एक झटके में फाड़ डालूं। मैं तंग हाँ। आकर ये सोचता हूँ कि चांद तारे उखाड़ डालूं और आसमां की ये नीली चादर बस एक झटके में फाड़ डालूं। और कभी कभी तो मुझे सलीके से रखी चीज़ें बुरी लगे हैं, बुरी लगे हैं। कभी कभी तो मुझे सलीके से रखी चीज़ें बुरी लगे हैं। सो दिल में आता है ऐसे तड़पूं कि सारा कमरा उजाड़ डालूं। कभी कभी तो मुझे सलीके से रखी चीज़ें बुरी लगे हैं, सो दिल में आता है ऐसे तड़पूं कि सारा कमरा उजाड़ डालूं। और हर एक दीवाने के बाल बिखरे हो ये ज़रूरी नहीं है प्यारे, हर एक दीवाने के बाल बिखरे हो ये ज़रूरी नहीं है प्यारे। तो चाहता है कि तेरी फुरकत में अपना हुलिया बिगाड़ डालूं, तो चाहता है कि तेरी फुरकत में अपना हुलिया बिगाड़ डालूं। वाह, वाह। और तुम्हारे कूचे की खाक दामन की ज़ेब व ज़ीनत बनी हुई है, अच्छा, तुम्हारे कूचे की खाक दामन की ज़ेब व ज़ीनत बनी हुई है। खुदा वो हरगिज़ न दिन दिखाए कि खाक दामन से झाड़ डालूं। वाह, तुम्हारे वाह, वाह। कूचे की खाक दामन की ज़ेब व ज़ीनत बनी हुई है, खुदा न हरगिज़ वो दिन दिखाए कि खाक दामन से झाड़ डालूं। और इसमें और एक दो शेर था कि ये वाइज़ खुश्क जो मुझको अक्सर सुनाता रहता है चार बातें। देखिए इसमें एक ही शेर में 3 मुहावरे हैं, 4 बातें सुनाना, 10 सुनाना और लताड़ देना, 3 मुहावरे हैं। ये वाइज़ खुश्क जो मुझको अक्सर सुनाता रहता है 4 बातें। सो आपके सोचा है, सो मैंने सोचा है, ये वाइज़ खुश्क जो मुझको अक्सर सुनाता रहता है 4 बातें। सो तय किया है कि सो मैंने सोचा तरह से था कुछ कि मैं इसको 10 सुना दूं, लताड़ डालूं। अब वो ज़्यादा अच्छा होता अगर सामने बदल होती, 10 सुना दूं, लताड़ डालूं इस तरह। और एक और था वो कि तुम्हारे कूचे में आते जाते ये मुझको रोज़ाना टोकते हैं, ये मुझको रोज़ाना टोकते हैं, इस तरह से। बहरहाल वो अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक चीज़ ये ख़ास तौर पर नोटिस की है कि जितने भी अच्छे शायर हैं, जितने अच्छे अदीब हैं, उनकी हाफजा जो है बड़ा कमज़ोर हो जाता है। उन्होंने मतलब इतना कुछ लिखा होता है कि उन्हें याद ही नहीं रहता मैंने अब क्या क्या मुझे लिखा है, कहाँ कहाँ अब तुम लिखा है। ये मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझे बड़ा शायर बता रहे हो ये मैं नहीं जानता, लेकिन ये असल है। आप कोई भी मेरी वीडियो क्लिप उठा के देखें किसी भी मुशायरे में या लाइव सेशन में, मैं देखे बगैर नहीं पढ़ सकता, मुझे अपने अशार याद नहीं रहते। एक दो कोई बहुत मशहूर गज़ल अगर हो गई है तो उसके तो कुछ शेर याद है, वरना मुझे मैं देखे बिना नहीं पढ़ सकता। डॉक्टर साहब, जैसे हमारी बातचीत जब शुरू हुई थी तो आपने एक जिक्र किया था डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के बड़े भाई का। हाँ, नूर इंदौरी साहब। नूर इंदौरी साहब, तो मेरे ख्याल से नूर इंदौरी साहब को शायद हमारे नाजरीन में से 5% लोग भी ना जानते बहुत हो। कम लोग जानते हैं। और यही चीज़ें हैं आपकी तरफ से जो हमें नई नई पता चलती हैं। उनका जो शेरी मजमुआ था वो गालिबन ये था कि उसका जो सरे वरक लिखा हुआ था शेर, मुझे आज भी याद है, देखिए इतनी पुरानी बात है, वो था कि गज़ल कह रहा हूँ नया काफ़िया दे, समंदर से कह दो मुझे रास्ता दे। वाह, ये उनका सरे वरक लिखा हुआ शेर था। तो नाजरीन, डॉक्टर साहब के साथ एक टी ब्रेक ले लेते हैं छोटा सा, और हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। कल में चाय भी चलती रहेगी, बातचीत चाय के साथ ब्रेक क्या लेना, टाइम भी हो रहा तो निपटाएंगे जल्दी। तो डॉक्टर साहब, फिर इंटरव्यू को यहीं खत्म करते हुए मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगा कि आप हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज देना चाहेंगे या कोई ऐसी ख़ास बात जो मुझ खाकसार से गलती से कुछ पूछने से रह गई हो, या आप चाहते हो कि वो पूछी जाए और मैं आपसे ना पूछ पाया हूँ,
आप, मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा ब्रीफ अपना पूरे अदबी खिदमत का खुद दें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है। देखिए, मेरी अदबी खिदमत को आप छोड़िए, वो कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि उन पर जिक्र होना चाहिए। ये वो अमरोहा है जहाँ 40, 45, 60, 65 किताब लिखने वाले लोग मौजूद हैं। ऐसे में मैं अपने आप को किसी गिनती में नहीं रखता। तो मेरा जिक्र छोड़िए। अब जहाँ तक आपने बात कही कि कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ बहुत अहम बात मैं बताना चाहता हूँ। आप भी मेरे साथ बैठे हैं और दूसरे लोग भी हमें सुन रहे हैं। देखिए, शायरी आज के दौर में ये एक वबा की तरह फैल चुकी है। बेशक। मेरे पास अक्सर लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, डॉक्टर साहब शेर कहने लगा हूँ। मैंने कहा भाई आधी दुनिया इसमें मुब्तला है, तुम ही कहना है मुब्तला हो। हर आदमी शेर कह रहा है, हर आदमी शायर बहर बेबहर जैसे भी। बहर बेबहर वो बात की बात होती है, अभी शेर कहने लगता है। लेकिन चंद बातें हैं जो हमें सोचनी चाहिए और जो ज़रूरी है। दरअसल इस वक्त मुशायरों की जो चकाचौंध है ना, मुशायरों के शायर सेलिब्रिटी बन चुके हैं, बेहतरीन पैसा कमाते हैं। इस सब को देखकर हर आदमी सोचता है कि मैं शायर बन जाऊँ। ये एक आसान तरीका है और बहुत से लोग हमारी आंखों के सामने कहाँ से कहाँ पहुँच गए। बहरहाल ये अपने अपने नसीब की बात होती है। देखिए, शायरी जो है वो दिल की आवाज़ होती है। हम क्या महसूस करते हैं, हम क्या सोचते हैं, असल चीज़ वो शायरी है। लेकिन शायरी में जब आप आगे जाते हैं, दो चीज़ें सामने आती हैं, फ़िक्र और फ़न। फ़न जो है वो आप उस्ताद के पास बैठकर सीख सकते हैं। बहर क्या है, ज़मीन क्या है, वज़न क्या है, रदीफ़ व काफ़िया क्या है, इल्म अरूज जो है, इल्म अरूज पूरा, वस्ल क्या है, ज़िहाफ़ क्या है, हुरूफ़ और इल्लत अक्सर सब। आजकल तो लोग उस्ताद के पास भी नहीं जाते। नहीं, आजकल तो ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन चल रही क्लासेस चल रही हैं, वो हैं, लोग भी साथ में पैसे कमा रहे हैं जो ऑनलाइन ये सब सिखा रहे हैं। तो किताबें आ चुकी हैं, किताबें। तो फ़न है, आप शायरी का फ़न सीख सकते हैं उस्ताद से। लेकिन फिक्र, लेकिन ये जो फ़िक्र है ना, इसे आप नहीं सीख सकते। और आज के दौर में 2020 में जिसमें आप और हम जी रहे हैं, यहाँ फ़िक्र बड़ी अहम है। फ़न अहम नहीं है, यहाँ फ़िक्र। फ़न तो अहम है, मैं मतलब मेरे कहने का मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा अहम नहीं, फ़िक्र बहुत ज़्यादा अहम है। फ़न भी अहम है लेकिन फ़िक्र, आप अगर अपना, आपकी बात को कंप्लीट करते हुए मैं नाज़रीन को बड़े आसान लफ्ज़ों में ये समझाना चाहूँगा कि फ़िक्र जो है ना वो कच्चा माल है और फ़न वो एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री के बिना जो है ना डॉक्टर साहब, कच्चा माल शायरी हज़ारों लाखों लोग कर रहे हैं, वो अपने फ़न में भी माहिर हैं। आप में ऐसी क्या ख़ास बात है? आप में कौन से सुर्ख़ाब के पर है? फ़िक्र है, वो फ़िक्र है। आपको अपनी फ़िक्र जुदा गाना रखनी है। वैसे ऐसे ख़यालात जहाँ किसी का जहन ना जाए। और मैंने अपने शेरी मजमूए में लिखा है कि मैं शेर उसे मानता हूँ, हालांकि मैंने ऐसा एक भी नहीं कहा होगा आज तक, मैं शेर उसे मानता हूँ जिसे सुनने के बाद सामने वाले के दिल पर ये ख्याल गुजरे कि काश मुझे इस पर हासिल होती, मैं अपने सीने से अपना दिल निकाल कर शायर के कदम में डाल देता, तो वो शेर है। बेशक ऐसा शेर कहें कि सुनने वाला हैरान हो जाए कि ये यहाँ तक ख्याल पहुँचा कैसे। ये ओपन माइक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ओपन माइक्स ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है और वो लोग अपने आप को शायर समझने लगे हैं। अभी जो डाइस करके कोई आया था एक ओपन माइक, आजकल उस पर हमने देखा, उसमें इतनी गंदगी हो रही है, शायरी के नाम पर वो बेहूदगियाँ हो रही हैं। ये सब शायरी नहीं है। जो अब आप कहेंगे साहब जॉन एलिया ने ये कहा, अरे यार जॉन एलिया का लहजा और अपना लहजा सामने रख के तो देखो, ज़मीन आसमान का फर्क है। जॉन एलिया के कबल अगर देखा जाएगा इस बात को, तो एक हमारे बड़े कदीम शायर जो मुसफ़ी अमरोहवी के हम पल्ला हैं, उनके हम साथ चलते हैं, तो उनकी शायरी को भी लोग मानते हैं कि उनकी शायरी गलाजत भरी है, लेकिन वो शायरी है, उसके अंदर वसीम बरेलवी का एक शेर है कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आप उन मज़ामीन को खुश सलीक़ी के साथ कहने का हुनर सीखिए ना। आप उन्हें फुहड़पन और बेहूदगी के साथ अदा कर रहे हैं तो वो शायरी थोड़ी हो जाएगी। शायरी का मतलब क्या है? सिर्फ शायरी का मतलब ये है कि बहर और वज़न हो। शायरी का मतलब ये है कि मानी हो, तो फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 हो गया शेर। लेकिन ये शेर नहीं है। शायरी का मतलब बड़ा वसी है, शायरी बहुत फैली हुई है, इसके मज़ामीन बड़े मुतनव्वे हैं। इसके ऊपर हमारी बात चल रही थी, लेकिन आपने जो बताया 71, 72, डॉक्टर साहब ये भी एक बार चल जाएगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि पूरी तरीके से वज़न तवाज़ुन में है ये, लेकिन ये चल जाएगा। लेकिन ओपन माइक्स में जो मामला रहता है उसके अंदर तो ना बहर है, असल में एक नई चीज़ वो गज़म
जिस पे हमारी एक बार बातचीत चल रही थी। गज़म तो हम लोग दुबई में भी सुन चुके हैं माशाल्लाह। जी जी। अब गज़म कहने वाले अगर दुबई तक पहुंचने लगेंगे तो आप और हम अमरोहा में बैठे रहेंगे और हम करेंगे क्या? मैं यही आपसे जानना चाहता कि ओपन माइक्स का जो सिस्टम है, नहीं अब हो। देखिए आपसे ओपन माइक्स की बात मैं खास तौर पे इसलिए निकाली कि आप एक तो मेरे सीनियर हैं और बड़े भाई हैं। आपने अक्सर मुझे ताकीद भी की है कि ओपन माइक से दूर रहो। बिल्कुल बिल्कुल दूर रहना चाहिए। आप निशस्तों, आप ऐसी निशस्त में जाइए जहाँ 4 शायर हों, आप जाइए, आपको वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन आप इन ओपन माइक्स में मत जाइए। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो निशब टीम है ये जी, इसकी शुरुआत हुई ना डॉक्टर साहब, वो ओपन माइक से हुई थी। लेकिन इस निशब टीम को चलाने वाले हमारे मुनज़्ज़ा नूर गाजी जो इस ग्रुप की एडमिन हैं, और हमज़ा बिलाल। हमज़ा भाई इसके साथ बाद में जुड़े, मुनज़्ज़ा ने हाँ, इसको खुद शुरुआत किया तो था। मुनज़्ज़ा ने की थी। और इन्होंने जब ओपन माइक से शुरुआत की तो मुनज़्ज़ा से मुझे लगता है मेरी मुलाकात मुरादाबाद के ओपन माइक में हुई थी, और उसने बच्ची ने बड़े ख़ास तौर पे मुझे बुलाया और मैंने उसको फिर एक सलाह दी। मैं कहा बेटा ये ओपन माइक जो है ये उर्दू अदब को बड़ा नुकसान पहुँचा रहे हैं। और उसने, बच्ची ने एकदम सलाह मानते हुए उसका जहन ऐसा पलटी खाया तो उसने कहा भाई मुझे क्या करना चाहिए। मैं कहा तुम इससे कुछ तरकीबें बताई, मैं आप ऐसे लोगों से अप्रोच करो। और उस बच्ची ने अब ओपन माइक्स को बिल्कुल खत्म करके, और ये बहुत, देखिए आप देख रहे हैं इसका नाम भी उर्दू जैसा नहीं, निशब्द इसका नाम है, लेकिन फिर भी निशब्द हर शख्स को। देखिए लॉकडाउन में मुझे अच्छी तरह याद है, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो पहली बार जब मुनज़्ज़ा ने मुझे फ़ोन किया था और बात हुई थी कि हम आपको अपने पेज से लाइव लाना चाहते हैं, तो मैं लाइव आया था। उस वक्त इस पेज के लाइक 1K थे, आज इस पेज के लाइक 4K के आसपास है। कोई प्रमोट बूस्ट नहीं, इन्होंने पैसा खर्च नहीं किया। जो इनकी अदबी एक्टिविटी, अभी लिटरेचर फेस्ट हुआ है, आप उसमें आप योदा साहब के साथ थे, मैं ग्रैंड मुशायरे में शामिल था। तो ये जो एक्टिविटीज़ ऑनलाइन चल रही हैं निशब्द के ज़रिए, वो लोगों से पसंद है, और यकीन भी इस बात का भी सबूत है कि निशब्द जो है वो कहीं ना कहीं एक सही रास्ते पर आ रहे हैं। मैं उस टीम से जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इस बात की भी खुशी है। तो मेरे साथ आज मौजूद थे मेरे साथ नासिर भोवी साहब, इनसे जानते हैं इनकी उर्दू के बारे में, क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा होता है ना, मोस्टली देखते हैं उनके शायरों के जब इंटरव्यूज होते हैं ना, तो उसके अंदर लोग उनकी शायरी और उनका फलाना शेष फलाना, खैर मैं उस रिवायत को कायम रखने की चीज़ बड़ी प्यारी है कि आपका शेर है उसमें बड़ी तरमीम हुई है, तरमीम हुई है इसके अंदर। तो आपका वो शेर जो है, खैर सुनेंगे हम आप टीम से नाज़रीन। तो मुझे लगता है 90% नाज़रीन हमें जो मेरी बात सुने ना वो समझ भी गए शेर की बात चले। पाकिस्तान तक डॉक्टर साहब का वो शेर पहुंचा और आलमी सतह पे आप डॉक्टर नासिर अमरोही अभी घड़ियों वाले वो शेर बड़ा अच्छा रहा। वो इतवार था और मैं के दिन देर से उठता हूँ, मैं देर से था और बैठा हुआ फेसबुक, तो अचानक एक तस्वीर मेरे सामने आई। और तस्वीर में जो एक वो टेबल वॉच होती है ना, जी जी, वो टेबल वॉच एक हाथ में थी और हाथ में फेंक रहा था, बस सिर्फ हाथ का इतना हिस्सा था। ये वॉलपेपर टाइप, एक वॉलपेपर, टेबल वॉच से आज़ादी चाहिए, टेबल वॉच उस फेंक रहा था, और फेंकने के अलावा उस पर इतनी जगह मौजूद थी कि वहाँ एक शेर आ सकता था। अच्छा, देखकर मैंने सोचा यार वक्त से आज़ादी हासिल करना चाह रहा है ये शख्स, और जगह भी है शेर लिखने की बैकड्रॉप के तौर पर, तो कोई शेर होता तो कितना अच्छा होता। बस यकीन जानिए कि मैंने सोचा है, और शायद मुझे चंद मिनट लगे होंगे कि एकदम से यकलख्त मेरी ज़बान से निकला कि आपके मिलने की शर्त ये होगी दोनों घड़ियाँ उतार फेंकेंगे। अब मैंने उस वक्त शेर को बड़ा नॉर्मल शेर समझा था, बड़ा आम शेर समझा था, और मुझे ज़र्रा बराबर भी इस शेर की मकबूलियत का अंदाज़ा नहीं था। आज जब मैं गूगल करता हूँ या आज जब मैं फेसबुक पे सर्च करता हूँ, हज़ारों की तादाद में इसकी रीपोस्टिंग, इवन स्क्रॉल करते करते मेरी उंगलियां दुख जाती हैं, आंखें दुख जाती हैं, लेकिन इसकी पोस्टिंग ख़त्म नहीं होती। और हैरानी इस बात की भी है कि बहुत से लोग जानते ही नहीं कि इसका खालिक कौन है। इसका खालिक कौन है? जो जान जाती हैं वो जान जाती है। इतना मशहूर हुआ है, पाकिस्तान का एक लड़का तो अड़ गया, बोला यार तुम 4 दिन के शायर, तुम्हारा शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन जब मैंने उसे अपनी पोस्टिंग दिखाई, कि पाकिस्तान का एक लड़का, हाँ एक लड़का, वो लड़का था दरअसल, उसने ये शेर पोस्ट किया था। मेरे किसी दोस्त ने मुझे वहाँ मेंशन कर दिया कि नासिर अमरोही का शेर है, वो बहुत हंसा,
मेरी प्रोफाइल देखी, उसने कहा कि इस लड़के का शेर ये हो ही नहीं सकता। लेकिन वो भी लड़के थे और तब वो किस बेस पे वो इस बात को कहना चाहते उसे हैं कि वो इस वो लड़के का नहीं दरअसल हो वो सकता। शेर पढ़ के समझ रहा था कि किसी बहुत पुख्ता और बहुत बड़े नाम वाले शायर का होना चाहिए, लगता है कुछ लोगों को। अमरोवी अमरोहा के हिसाब से बड़ा बहरहाल मैंने जब उसे कहा कि भाई मैं आपको अपनी फर्स्ट पोस्टिंग भेज रहा हूँ, आप उसकी तारीख देखिए, और पूरी दुनिया में कहीं भी अगर ये शेर पोस्ट हुआ है उस तारीख से पहले, तो मैं शेर से दस्तबरदार हो जाऊँगा। वो काफ़ी देर तक इस तगोदो में लगा रहा, और आखिरकार आधे पौन घंटे बाद उसका मैसेज आया कि डॉक्टर साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, ये शेर आपका ही है। ये अक्सर सभी शायरों अक्सर के उन साथ लोगों वो के- हाँ, किसी न होता किसी है। के साथ होता है। एक बार मैंने एक डॉक्टर साहब एक आम सा शेर था, और वो ऐसे ही चलते चलते एक दोस्त के ज़रिए कुछ बातचीत चल रही थी, उसने कहा कोई शेर ऐसा हो, तो मैंने उस वक्त एक शेर कहा था कि जान जानी है एक दिन सबकी और उसको मैं जान कहता था। वाह वाह वाह। तो डॉक्टर साहब आप यकीन जाने कि हाँ। मैं इस शेर को अपने कभी सर्च करता हूँ तो इसके काफ़ी सारे हाँ, निकल वो- आते हैं। तो हर शायर का एक ना एक ऐसा सिग्नेचर शेर होता है, और अक्सर ये देखा है कि जो शेर शायर को नापसंद होता है ना अपना, जो एकदम ऐसे ही खड़े खड़े का जाता है। दरअसल पसंद तो आवाम की होती है जी, अब पसंद लोगों को आवाम क्या की पसंद होती आ है। जाए, असल और चीज़ ये है। आपके शेर पे मैं लौट कर आता हूँ, तो आपका शेर जो है वो उर्दू में टाइप हुआ हुआ, हिंदी में टाइप हुआ हुआ, रोमन में टाइप। और रोमन में टाइप हुआ हुआ। ये 3 लैंग्वेजेस में आपने शायद देखा हो, लेकिन क्योंकि मैं पंजाबी लैंग्वेज से थोड़ी अच्छा, सी पंजाबी में भी है। उसको उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी मेरी है। हाँ। तो मैंने देखा है कि आपका ये शेर ना 2 घड़ियों और 2 घड़ियाँ दीवार के एक वॉलपेपर के साथ एक पंजाबी है, मैं कभी वक्त मिलेगा आपको उसका लिंक भेजूंगा, फेसबुक पे प्रोफाइल है। वो तो मैं- वो अक्सर नज़र से दूसरों- मेरी गुजरा है, पंजाबी वो में भी है। पंजाबी में उन्होंने पंजाबी पंजाबी में भी लिखा है। मतलब उसको पंजाबी में ट्रांसलेट बहुत से लोग कि उसके अंदर वो अक्सर बड़े शायरों के शेर उसको अच्छे वॉलपेपर बना के वो पोस्ट करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी आपके शेर हैं जो इसी तरीके से गुजरते रहते हैं। बाकी तो आप फिलहाल चाहे नहीं, गुफ्तगू पूरी कीजिए फिर, बस लोग भी बहुत देर से देख रहे हैं। नाज़रीन मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नासिर अमरोवी साहब। इनसे आज हमने किसी शायरी के बारे में बात की। हम असल में जानना चाहते थे कि इंटरनल डॉक्टर नासिर अमरोवी क्या चीज़ है, क्या शख्सियत है डॉक्टर नासिर अमरोवी, और उसी के लिए मेरे चंद सवालात, जो कि शायद सवालात ना हो गए, एक छोटा सा हाँ, अच्छा चल रहा, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही। तो मैं डॉक्टर नासिर अमरोवी साहब का इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया, और इस लॉकडाउन के टाइम में ये हमारे इस स्टूडियो में आकर इन्होंने वक्त दिया ख़ास तौर पे। और जहाँ तक मुझे अंदरूनी ख़बर है, क्योंकि डॉक्टर साहब जानते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या बात कहते हैं, इस वक्त हमारे डॉक्टर साहब जो है ना बड़ी इमरजेंसी में वक्त निकाल कर हमारे पास आए हैं, क्योंकि इनके शायद किसी दोस्त के साथ कोई मसला पेश आ गया था। तो डॉक्टर साहब बड़े, लेकिन इन्होंने जो हमारा वादा था उसे पूरा किया। देखिए, निशब्द हमारा अपना पेज है, मैं शुरू से इससे जुड़ा हुआ हूँ, और निशब्द की जो काविशें हैं वो बड़ी मुखलिस हैं, इसलिए मैं इनकी इज़्ज़त करता हूँ। और जब हम एक बार किसी से वादा कर लेते हैं तो बहुत मजबूरी के जब हालात ना हो तब तक कोशिश करनी चाहिए कि उस पर वादे पर पाबंद रहें। मेरा वादा था कि आप लोगों के साथ शरीक होने का, वो मैं यहाँ आपके सामने हाजिर हूँ। तो डॉक्टर साहब नाज़रीन से विदा लेते वक्त किसी अच्छे से शेर के साथ महफिल का अख्ताम कीजिए, या कोई गज़ल आपकी जो मनपसंद हो। मैं एक गज़ल के 4-5 शेर सुनाऊंगा, और वो बड़ी मशहूर भी हुई, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि बहुत मशहूर हो तो उसके 4 शेर याद रह जाए तो वो मुझे याद है। तो बहुत से लोग उसे पसंद भी करते हैं, लाइव सेशन में उसकी फरमाइशें भी आती रहती हैं। अर्ज़ क्या है कि ताबीरों से छीन के लाने पड़ते हैं, ताबीरों से छीन के लाने पड़ते हैं, तुमको पता है ख्वाब जलाने पड़ते हैं। हाय हाय क्या बात। ताबीरों से छीन के लाने पड़ते हैं, तुमको पता है ख्वाब जलाने पड़ते हैं, और फूल किसी को तोहफे में नहीं देता, फूल किसी को तोहफे में नहीं देता मैं, फूल किताबों में दफनाने पड़ते हैं। हाय 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 क्या कहने डॉक्टर साहब। फूल किसी को तोहफे में नहीं देता मैं, फूल किताबों में दफनाने पड़ते हैं, और बैठे बैठे तेरी याद आ जाती है, बैठे बैठे तेरी याद आ जाती है, और फिर सबको शेर सुनाने पड़ते हैं। बैठे बैठे तेरी याद आ जाती है, और फिर सबको शेर सुनाने पड़ते हैं। तेरी गली से वापस तो आ जाता हूँ, तेरी गली से वापस तो आ जाता हूँ,
पर रास्ते में कई जमाने पड़ते हैं। हाय हाय हाय, तेरी गली क्या से वापस जबरदस्त तो आ भाई। जाता नहीं, हूँ, मुकर्रर डॉक्टर साहब। पर रास्ते में कई जमाने पड़ते हैं। और हैं। शेर सुनो कि जब कोई चीज औकात से बाहर होती है, हाँ, जब कोई चीज औकात से बाहर होती है, उल्टे सीधे दाम लगाने पड़ते हैं। उल्टे सीधे दाम जब कोई लगाने- चीज औकात से बाहर होती है, उल्टे सीधे दाम लगाने पड़ते हैं। और मकता भी है कि नासिर मुझको अपनी सुध-बुध थोड़ी है, अच्छा, नासिर मुझको अपनी सुध-बुध थोड़ी है, उसकी खातिर बाल बनाने पड़ते हैं। हाय हाय हाय, उसकी खातिर बाल बनाने पड़ते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नासिर अमरोवी, इनसे बात चल रही थी और इसी के साथ मैं इस महफिल का अख्ताम करता हूँ। इस इंटरव्यू को मैं यहाँ एंड करता हूँ। बाकी आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके कमेंट्स का मैं खुसूसी तौर पे जवाब दूँ। बहुत शुक्रिया, शब बख़ैर।